यहाँ की जो बाकी पार्टीज है, पुरानी पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो कहते हैं जमाते इस्लामी के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी की प्रॉक्सी हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? असल में उनके पास अब रहा नहीं कुछ, जब बैन थी तब तो बड़े हमदर्दाना तौर बात कर रहे थे। उनको यही शक था कि शायद ये लोग आगे ना आ जाए, हम इस हमदर्दी को इस्तेमाल करके उनके वोट बटोरेंगे। लेकिन जब हम खड़े हो गए तो प्रोपेगेंडा वगैरह, बहुतान तराशियां बहुत सारी की, अब उनके पास कुछ रहा नहीं है इसके बगैर। अगर ऐसा होता तो जमात आज बैन नहीं होती, जमात के कायदीन जेलों में नहीं होते, जमात से जो वाबस्ता स्कूल हैं, जो जमात स्कूल चलाती हैं, हजारों टीचर मुतासिर हैं और लाखों बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा हुआ है। At this moment we are in कुलगाम in South Kashmir। यहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज इस चुनाव में हुई है। जमाते इस्लामी जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो मोदी सरकार ने बैन की है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1987, वो इस इलेक्शन में कैंडिडेट्स को बैक कर रही है। ये एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और अभी हम एक वोटिंग बूथ के पास हैं। अगर आप वहां देखें तो एक गर्ल्स स्कूल है, वहां पे लोग वोट करने आए हैं। और यहाँ पर मेरे साथ इस समय सायर अहमद रेशी हैं। ये जमाती इस्लामी बैक्ड कैंडिडेट हैं। ये एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ नदी के किनारे एक छोटे से गांव में हम एक पोलिंग बूथ के पास हैं और मैं रेशी साहब से बात करना चाहती हूँ। सर, ये कश्मीर को मैं बहुत मुद्दत से देख रही हूँ। पहली बारी 1987 के बाद जमाते इस्लामी फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है। आपने क्यों इस बारी फैसला किया चुनाव में हिस्सा लेने का? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि अब हमारे समाज की हालत इस तरह हो गई है कि यहाँ पे ड्रग्स आम हो रहे हैं, यहाँ तालीम मुतासिर है, यहाँ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मुतासिर है, यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा इज़्तिराब बढ़ चुका है। लिहाजा हमने फैसला लिया है कि हमें आगे आना चाहिए। हमने इस कौम के लिए अपने आप को डिवोट किया हुआ है, तो हमें आगे आना चाहिए और लोगों को एक मुखलिस लीडरशिप फराहम करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। 1987 जो कश्मीर नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहती हूँ, 1987 एक ऐसा चुनाव था जहां एलिगेशन हुई कि वो चुनाव रिग्ड था। तब MUF थी, उसने हिस्सा लिया और उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का बर्थ हुआ। सैयद सलाहुद्दीन उस चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। टुडे ही इज अ मिलिटेंट, ही इज अ टेररिस्ट। ये इस चुनाव से आप क्या बदलाव चाहते हैं? इस चुनाव से हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे जो सियासी दहशतगर्दी है जी, यानी चंद गुंडों को हर जगह तैयार किया है, कोई खास लीडरशिप नहीं है। लिहाजा हमें आगे आना चाहिए और लोगों के लिए प्लेटफार्म फराहम करना चाहिए ताकि लोगों को वो लीडरशिप मिले जो लोगों, गरीबों, मोहताजों, मिस्किनों और बेबस लोगों का सहारा बने। लेकिन जमाते इस्लामी बैंड है, आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं बैक्ड बाय देम। ये आपको अजीब नहीं लगता कि जमात बैंड है लेकिन आप हिस्सा ले रहे हैं? जमात बैन है, जमात का काम करने में बैन है, लेकिन एज ए सिटीजन मैं इस मुल्क का एक शहरी हूँ और मुल्क के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से कोई काम करने में मुझे कोई बैन नहीं है। लिहाजा अगर जमात पे बैन नहीं होती तो जमात एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ती, लेकिन ऐसा न हो सका। लिहाजा हमने फैसला लिया है एज इंडिपेंडेंट ही हम इस इलेक्शन में आ जाएं। So you are urging the Modi government to lift the ban on the Jamaat? बिल्कुल हम कानूनी तौर जाएंगे और हम पूरा उम्मीद थे कि बैन लिफ्ट हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ना हो सकी। इंशाअल्लाह ताला हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हम वो लोग हैं जो इस कौम के मुखलिस लोग हैं, कौम के लिए हर कोई काम करते हैं। हमने यह तालीम दी है लोगों को। आप तो खुद ही टीचर रह चुके हैं। बिल्कुल, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है और वही बाहर में आज अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ की जो बाकी पार्टीज है, पुरानी पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो कहते हैं जमाते इस्लामी के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी की प्रॉक्सी हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? असल में उनके पास अब रहा नहीं कुछ, जब बैन थी तब तो बड़े हमदर्दाना तौर बात कर रहे थे। उनको यही शक था कि शायद ये लोग आगे ना आ जाए,
हम इस हमदर्दी को इस्तेमाल करके उनके वोट बटोरेंगे। लेकिन जब हम खड़े हो गए तो प्रोपेगेंडा वगैरह, बहतान तराशियां, बहुत सारी चीज, अब उनके पास कुछ रहा नहीं है। इसके बगैर अगर ऐसा होता तो जमात आज बैन नहीं होती, जमात के कायदीन जेलों में नहीं होते, जमात से जो वाबस्ता स्कूल हैं, जो जमात स्कूल चलाती हैं, हजारों टीचर मुतासिर हैं और लाखों बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा हुआ है। अच्छा, बहुत से चुनाव में बॉयकॉट कॉल होता था, जमात भी देती थी, इस बारी हम पार्टिसिपेशन की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये चेंज आप कैसे एक्सप्लेन करें? नहीं, जमात ने कभी बॉयकॉट नहीं दिया है। जमात ने हमेशा पर हिस्सा नहीं लेते, वो एहतजाजन हम दूर रहे थे इलेक्शन से, चूंकि एक तारीखी वो एलिगेशन नहीं है, वो प्रूव्ड है कि धांधलियां हुई थी 1987 में, और उसी की वजह से जो एतबार नहीं था इस फ्री और फेयर इलेक्शन पे। अब जो पिछले इलेक्शन हुए हैं पार्लियामेंट के, वो फ्री और फेयर हुए हैं, लिहाजा हमने सोचा कि अब माहौल भी है, दुनिया भी बदल रही है, हमें भी अब आगे आना चाहिए। अच्छा, 2 मिनट यहाँ खड़े होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम किस माहौल में हैं। छोटा सा गांव है, कुलगाम का एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ छोटी सी झील भी चल रही है। और इंजीनियर रशीद के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो जेल से बाहर निकले बेल में, अलायंस भी हुई है। इंजीनियर रशीद को किस नजरिए से आप देखते हैं? ये अपना हमारे लीडरशिप से ये बातें पूछ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने पूरा फोकस किया हुआ है अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। लेकिन इंजीनियर साहब का बयान सुन के मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। अच्छा। अच्छी बात है, उसको भी आगे आना चाहिए। ये जमहूरियत है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए और इस जमहूरियत को अजीम से अजीम तर बनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, पहला चुनाव है 10 साल में, पहला चुनाव है 370 के एब्रोगेशन के बाद। 370 मुद्दा है कि पुराना मुद्दा हो चुका है? नहीं, 370 के खत्म होने के बाद यहाँ पे हर कोई इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, हर कोई परेशान है। हाँ। लेकिन इस हवाले से मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि पूरी कौम इस पे मुत्तफिक है, जो पूरी कौम का मौक़िफ़ है वो मेरा भी मौक़िफ़। आपने अपना पार्टी सिंबल बनाया लैपटॉप, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये तो अल्लाह का फजल है कि मुझे लैपटॉप मिला है। हाँ। और यहाँ पूरे कश्मीर में ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी कुलगाम ही नहीं, एक ही चीज मशहूर है, टॉप लैपटॉप। टॉप लैपटॉप, बिल्कुल यही एक नारा है जो बच्चे भी देते हैं, बुजुर्ग भी देते हैं, खवातीन भी देती हैं, हर किसी के ज़बान पर एक ही चीज है, वो है टॉप लैपटॉप, सबसे टॉप लैपटॉप। यंग लोग क्या चाहते हैं? यंग लोग तो रोजगार चाहते हैं, यंग लोग तो सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड चाहते हैं, यंग लोग तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब चाहते हैं, यंग लोग तो सिक्योरिटी ऑफ फूड चाहते हैं, यंग लोग तो इस तरह से बाहर आना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि जमात ने लास्ट काउंट पे 10 कैंडिडेट बैक किए थे, कितनी सीट जीतने की उम्मीद है? इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि 10 की 10 हम जीत जाएंगे। चलिए, शुक्रिया एंड थैंक यू एंड गुड लक टू यू। आप यहाँ देख रहे हैं पीछे सैयद अहमद रेशी हैं, ये जमात इस्लामी के बैक्ड कैंडिडेट हैं, इनके साथ काफ़ी सिक्योरिटी भी है। जमात में एक डिवीजन भी रही है, एक डिबेट भी चल रही है कि क्या इलेक्शंस में इस तरह से हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट एट द मोमेंट 10 सीट्स में जमात इस्लामी बैक्ड कैंडिडेट्स हैं। जमात इस्लामी remains a banned organization and therefore these candidates are fighting on their individual symbols. For example, Mr. Reshi just told you that his symbol is the laptop और उनका स्लोगन है टॉप लैपटॉप। और यहाँ अगर हम पीछे आए तो आप देख सकते हैं उनका छोटा सा गाड़ी का जो एक कैवलकेड है वो अब निकल रहा है। हम इस समय बिल्कुल ही इंटीरियर लैपटॉप। एक मिनट इधर आइए। क्या रेशी साहब जीतेंगे? जीतेंगे। अच्छा, ये जो जमात ने हम जीत जाएंगे इधर आओ, बताओ दोबारा। 10,000 वोटों से हमारी विक्ट्री होगी। ये लैपटॉप का जो सिंबल है उसका क्या मतलब, उसका क्या मीनिंग है? लैपटॉप आपके हाथ में होना चाहिए, ओनली फॉर लैपटॉप। तो ये उनके समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि लैपटॉप का जो एक सिंबलिज्म है, इट इज अबाउट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, जॉब्स। So something very interesting is happening in Kashmir at this moment. Reporting from the interiors of South Kashmir in Kulgam, where one of the 10 Jamaat-e-Islami backed candidates is in the fray. A kind of very interesting mainstreaming of separatism. How will it play out on the ground on results day? We'll have to see. Here from the Kashmir Valley with Anupin Ria, Barkhadat for Mojo Story.